वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। लास्ट वीडियो में याद करिए हमने क्या लिया था, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ही लिया था कि केमिस्ट्री होती क्या है, साइंस की क्या ब्रांच है, ठीक है ना। और हमारा पूरा जो टॉपिक था वो था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप इन डेली लाइफ। ओके, तो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो 5 मिनट में शुरू के स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स में रिवाइज कराते हैं। याद करो केमिस्ट्री के बारे में मैंने क्या बताया था, केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में बोले तो स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी जनरली स्टडी ऑफ द मैटर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हमें दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने तब भी एक ये मार्कर के एग्जाम्पल, आपको याद हो मैंने लास्ट टाइम भी ये मार्कर का एग्जाम्पल लिया था कि मैंने हमें ये मार्कर है, ये भी एक मैटर है, एक गिलास में पानी है वो भी एक मैटर है, इस रूम में एक एयर है वो भी एक मैटर है। ये आप 9th-10th में अच्छे से पढ़ के आए हो बेटा, ठीक है नहीं, क्लियर। तो हर चीज़ हमारे, तो अब हम इसमें केमिस्ट्री में, इसमें केमिस्ट्री का रोल क्या है, चलो ये तो सब मैटर है लेकिन इसमें केमिस्ट्री का रोल क्या है। तो केमिस्ट्री का रोल क्या होता है बेटा कि ये मैटर का कंपोजिशन क्या है। अब जैसे वाटर है, वाटर का कंपोजिशन क्या है, वाटर किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है ना। और अगर हम वाटर पे कोई प्रोसेस अप्लाई करें तो उसके कंपोजिशन में क्या चेंज आता है। अगर उसके कंपोजिशन में चेंज आता है, जैसे आपने वाटर के हीट करने पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करने पर वो H2 और O2 में अलग अलग हो गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, तो कंपोजिशन चेंज हुआ, दैट इज केमिकल चेंज। लेकिन अगर आपने वाटर को हीट किया और वो H2 मॉलिक्यूल ही दूर दूर हो गए, ठीक है, लेकिन H और ऑक्सीजन आपस में डिवाइड नहीं हुए, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ही रहा, बस पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा थे, पास पास था, लिक्विड स्टेज में थी, हीट करने पर वो इंटरमोलिकुलर फोर्स टूटा और क्या हुआ बेटा, वो दूर दूर हो गया, लेकिन है H2 के फॉर्म में, तो दैट इज इसमें कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ, तो ये फिजिकल चेंज है। याद आ गया आपको। और ज़्यादा हीट किया तब H2 के मॉलिक्यूल के टुकड़े होकर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है नहीं बेटा। तो ये क्या चीज़ है, केमिकल चेंज। अब कॉम्पोजिशन बदला, क्लियर है। तो हमारा उस दिन लास्ट वीडियोज़ में हमारा मेन फोकस जो था वो इसी बात पे था कि आप ये चीज़ पहचान पाए कि जी फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। क्योंकि अब तक जो आप जनरली क्लास के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में बस एक ही पॉइंट होता है, जैसे स्प्रिंग को खींचा, छोड़ दिया, वापस आ गया, तो मतलब जिसकी अपनी शेप वेप बदली वो वापस रिवर्सिबल मतलब फैक्टर होता है, ठीक है। आप जैसे मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन हो गया, दोबारा कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते, दैट इज केमिकल चेंज। तो आप लोगों के दिमाग में 70 to 80% स्टूडेंट्स के दिमाग में यही फैक्ट्स होता है। ये फैक्ट सही है बट ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बेटा, ठीक है नहीं। प्रॉपर चीज़ क्या है, ये उसका एक एक्सटर्नल अपीयरेंस बताता है बस, ठीक है नहीं। तो मेन डेफिनेशन जो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बेटा वो किस पे बेस्ड है, आपकी कंपोजिशन के चेंज होने पर, ठीक है। तो ये बेटा सारी जो स्टडी हम करते हैं ये हमारा कहलाता है केमिकल चेंज। और साइंस की ये ब्रांच जिसमें हम ये सारा स्टडी करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्लियर। और उसमें हमने कोई प्रोसेस अप्लाई किया, जैसे मैंने पेपर के बर्न करने का एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में कि पेपर किससे मिलके बना होता है, आपका सेलुलोज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हीट करने पर कार्बन कुछ CO2 बन के निकला, कुछ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स बन के निकले और कुछ कार्बन रिमेनिंग बच गया H की फॉर्म में, तो उसका कॉम्पोजिशन बदल गया, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें हैं, क्लियर। तो अब हम इस और अब ये तो केमिस्ट्री समझ में आया कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिकल चेंज क्या है, जो चेंज आया वो केमिकल चेंज। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था केमिकल रिएक्शन। तो जो हमने स्टार्टिंग में सब्सटेंस लिया था उसके कॉम्पोजिशन में चेंज आया, आने के बाद ये बना, तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है नहीं। एक सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हो गया, कुछ दूसरा बन जाना, ये पूरा प्रोसेस क्या है, केमिकल रिएक्शन। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, वो हमारे पास क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। तो देखो ये मैंने आपको 9th-10th में जो चीज़ें होती थी, कुछ चीज़ें 9th में होती हैं, कुछ चीज़ें 10th में होती हैं, दोनों को रिलेट करके आपका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो में। ओके, अब हम बात करते हैं, देखो बेटा इंपॉर्टेंस स्कोप। तो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस इतनी है ना आपकी लाइफ में, आप रात को सोने के बाद भी और सुबह उठने से पहले भी, मतलब जब आप एक्टिव नहीं होते तब भी, है ना, आप केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं आप खुद ही सोचिए कि भाई आप सो रहे होते हैं, आप एयर को लेते हैं, क्लियर, एयर आपकी बॉडी में जाती है और वो आपकी बॉडी की जो आप रात खाना पीना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में, आपके ब्लड को प्योरीफिकेशन में क्या क्या रोल प्ले करती हो, आया पॉइंट समझ में। तो बाकी उठने के बाद तो जब हम जग रहे होते हैं तो सारे काम करते ही हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, आपको याद हो क्या, कि आप पेस्ट करते हैं, पेस्ट क्या है, क्या मैटर, मैटर क्या है, उसका कोई कॉम्पोजिशन होगा,
क्लियर है? आप पानी यूज़ करते हो पीने के लिए, पेस्ट करने के लिए, नहाने के लिए, साबुन यूज़ करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ खाते हो तो फूड मटेरियल में भी क्या होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मैटर होता है। समझ में आया नहीं बेटा? कुछ ना कुछ मैटर मिलेगा आपको। तो आपकी लाइफ में कोई चीज़, आप बैग यूज़ करते हैं, आप चश्मा यूज़ करते हैं, चश्मे में जो लेंस होते हैं वो तो ग्लास के होते हैं या फाइबर के होते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, मैटर है, ठीक है नहीं। आप दवाई लेते हैं वो क्या है, मैटर है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है आपकी केमिस्ट्री लाइफ में, आप मैटर का हमेशा यूज़ करते हैं। इवन मैंने उस दिन आपको भी बताया था कुछ ऐसी नॉन एक्टिविटीज़ जैसे आपका हंसना रोना, है ना, सब चीज़ें। तो ये भी कैसे होती है, जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, कुछ केमिकल सिक्रिएट होता है, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट टाइप ऑफ इंसिडेंट्स। ओके, क्लियर? ये आप मैंने कहा भी था कि जो बायोलॉजी के बच्चे हैं ये सब जानते हुए, समझ में आई नहीं? जैसे हमने कोई इमोशनल सीन देखा तो हमें आंसू आ गए, है ना, आंखों में, है ना, या हमने कोई देखा हमें हंसी आई, ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं, वो जब हम सुनते हैं देखते हैं तो कुछ फीलिंग्स डेवलप होती हैं, वो फीलिंग्स डेवलप होती हैं तो वो सीक्रेट होता है, ठीक है नहीं बेटा? क्लियर है पॉइंट? तो आप ये बायोलॉजी के बच्चे पढ़ते होंगे। तो अब हम स्पेसिफिकनेस से इंपॉर्टेंस को लेते हैं वन बाई वन। ये तो एक जनरल मैंने इंपॉर्टेंस बताई, अब स्पेसिफिक देखो। हमारी लाइफ में बेटा जो इंपॉर्टेंस में हम जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस हम लेते हैं फूड की, फूड मटेरियल्स, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसमें है आपकी, है ना, फूड मटेरियल्स। तो फूड मटेरियल्स भी बेटा देखो दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक आपके मैन मेड पैकेट फूड, ठीक है नहीं। तो पहले मैं नेचुरल से ही लेता हूँ। अब आप सोचिए बेटा, आप खाते हैं कोई भी चीज़ें, आप जैसे होते हैं ना पालक यूज़ करते हैं जी, पालक में क्या होता है जी, आयरन होता है, आयरन सेब में क्या होता है जी, आयरन होता है। तो वो आयरन हमारी क्या है, बॉडी में बेटा अंदर जाता है बॉडी, और हमारी बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है। क्लियर पॉइंट? अब मिल्क है, मिल्क में बहुत से आप जैसे मतलब उसमें विटामिन, प्रोटीन, फैट, समझ आए? तो डिफरेंट फूड मटेरियल्स के थ्रू डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस मतलब मैटर हमारी बॉडी में जाते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन जरूरी है। हमारी बॉडी को कोई भी काम करने के लिए एक एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे आती है हमारी बॉडी में, आप 9th-10th में बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आप खाते हो, ये स्टार्च वगैरह है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, जो आप अब देखो शुगर के थ्रू जाता है आपके पास, है ना, चावल में स्टार्च होता है ना, आपके आलू में स्टार्च होता है, क्लियर? लैक्टोज आपके मिल्क में लैक्टोज हुआ। तो ये डिफरेंट जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जाते हैं और वहाँ जाके डिकम्पोज होते हैं, इनमें चेंजेस आते हैं। जब ये डिकम्पोज होते हैं तो क्या होता है बेटा, हमारे में बॉडी में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, और जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जिससे बेटा हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बनते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो इस तरीके से वो कहाँ से आया, कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी से काम, ठीक है। अब जैसे आपके जो प्रोटीन होती है ना, आपके हमारी बॉडी में प्रोटीन, तो प्रोटीन इसके हम डालें, जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन पे फूड भी लेते हैं, है ना, अंडे में प्रोटीन होती है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा कि प्रोटीन क्या होती है, ये भी आप बेटा पढ़ोगे, आपका एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा, बायोलॉजी में 11th क्लास में आएगा और केमिस्ट्री में 12th में। तो आपके जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होता है बेटा, ये अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। अभी अल्फा अमीनो एसिड्स अभी आप समझ नहीं पाएंगे क्या होता है, ठीक है, लेकिन मेन कहने का मतलब अब ये भी देखो क्या है, मैटर आ गया, केमिकल आ गए, ठीक है। तो वो प्रोटीन आपके अल्फा अमीनो एसिड है। आपका डीएनए आरएनए, हमारी बॉडी का जो डीएनए आरएनए होता है वो क्या होता है, आप पढ़ के आए हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखो फिर आ गया राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, वो आरएनए हो गया। और डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए में क्या होता है, राइबो। तो राइबोस क्या होती है, एक शुगर का टाइप होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ बेस होते हैं, कुछ एसिड होता है, कुछ शुगर होती है। इन तीनों से मिलके क्या बनता है, आपका डीएनए और आरएनए बनता है। तो आप अपनी बॉडी की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं क्या है अपनी बॉडी में, मतलब इन केमिकल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल्स के थ्रू हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस मैटर हमारी बॉडी में जाते हैं, और वो अंदर रिएक्शन करके इनको बायोकेमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। बायोकेमिस्ट्री इसी पे एक ब्रांच भी बनी, क्लियर है पॉइंट? तो वहाँ पे जाके बेटा वो वो हमें बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट केमिकल्स बने, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। इज इट क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम सेकंड में आते हैं बेटा, एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट हमारा, देखो इंपॉर्टेंस बोलिए, स्कोप बोलिए, सारी चीज़ें सेम हुई। तो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी सोर्सेज। तो अगला जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो क्या है, एनर्जी सोर्सेज। अब आप सोचो कि हमें दिन भर काम करने के लिए, मतलब एक्सटर्नली भी, तो बॉडी की एनर्जी की बात हुई, ठीक है, लेकिन हमें एक्सटर्नली भी काम करने के लिए आप देखते हो, जैसे अब हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, है ना, जैसे हमें मान ली खाना बनाना हो
तो खाना बनाने के लिए हम गैस का यूज़ करते हैं ना, आइसो आपकी होती है ना, ये एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है आप उसको यूज़ करते हो। क्लियर है? ये क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस जो अर्थ के नीचे से निकाला जाता है। क्या आता है अर्थ से? पेट्रोलियम आता है, ठीक है, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं हम। और क्रूड ऑयल का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जिससे डिफरेंट डिफरेंट हमारे फ्यूल्स बनते हैं ना, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, है ना, आपका मोबिल ऑयल और भी बहुत सारी चीज़ें ना, जो आपका जो एविएशन फ्यूल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो क्रूड ऑयल से हमारे बेटे ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। इज इट क्लियर? तो अब आप सोचो कि हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए, मतलब एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर चलाने के लिए भी आपको फ्यूल चाहिए, वो एविएशन फ्यूल है। तो वो आपको जब डिकम्पोज होता है उसको बर्न कराते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उससे ये चीज़ें चलती है, ठीक है नहीं बेटा? और आपका देखो अब जैसे पुराने ज़माने में, आज तो चलो गैस पे होने लगा यूज, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, लकड़ी और कोयले को बर्न करते थे। ज़मीन से अंदर से कोयला आता था, ऊपर से, है ना, ये लकड़ी होती थी, इनको बर्न किया, बर्न करने से हीट प्रोड्यूस करी और आपका खाना पकाते थे। और भी बहुत सारी जगह, पानी गर्म करना हो, बहुत सारी चीज़ें। तो आप देख रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज, जैसे पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल के जो हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, एविएशन फ्यूल्स, है ना, मोबिल ऑयल, है ना, ये सब चीज़ें हमारे क्या है बेटा, तो कोई एनर्जी सोर्सेज हैं। कोल, कोक, ठीक है ना बेटा? बाकी आप देखते हो जैसे इलेक्ट्रिकल यूज भी होता है ना, सोलर एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं? तो सोलर एनर्जी में भी क्या होता है, आप देखते हो आपकी प्लेट होती है ना, एक पैनल होता है, पैनल पे सनलाइट आके पड़ती है। तो जो पैनल है, पैनल में जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला क्या है, कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल, वो क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बाद में एज इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर लेते हैं। इतना पॉइंट समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? तो आप देख रहे हो कि मैटर का यूज़ है कि वो मटेरियल क्या था, उस मटेरियल की क्वालिटी थी कि अपने ऊपर पड़ने वाली सनलाइट को उसने ऑब्जर्व किया और एक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हाइड्रो पावर होती है, वैसे उसमें देखो मैकेनिकल एनर्जी का रोल है, बट मैटर तो है। हाई हाइट से आपने क्या करा, पानी गिराया टरबाइन पे, टरबाइन घूमी, टरबाइन घूमने से क्या हुआ, है ना, डायनमो घूमा तो क्या हुई, वहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक ना, वहाँ पे हमारे क्या होता है, मैग्नेट्स होती हैं, है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से बदलती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो कहने का मतलब समझ में आया आपको बेटा? तो इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं, अगर वहाँ पे वो मैटर ना हो, या जो टरबाइन है वो भी तो किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई होती है। क्लियर है पॉइंट बेटा? तो इस तरीके से देखो एनर्जी सोर्सेज में हमारा यूज हुआ। इसके अलावा आप देख सकते हो, देखो आपके जैसे मेडिसिन होते हैं, है ना, तो सारी मेडिसिन आप देखो, जैसे हमारे पास चाहे एलोपैथिक मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, होम्योपैथिक हो, ये सभी क्या होते हैं, मेडिसिन केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल, है ना, कॉम्पोनेंट्स, मतलब मटीरियल होते हैं। तो समझ में आया नहीं? अब जैसे हमें फीवर आया, फीवर में पैरासीटामोल यूज़ किया मान लीजिए हमने, है ना, एंटीपायरेटिक ड्रग यूज़ करते हैं। तो अब ये क्या है, एंटीपायरेट जो पैरासीटामोल का, ये भी तो बेटा कुछ केमिकल सब्सटेंस को आपस में रिएक्शन करके एक नया केमिकल सब्सटेंस बना होगा, जिसकी वैल्यू होगी, जो क्या काम करता होगी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करता होगा। तो जितनी भी मेडिसिन होती हैं बेटा, जैसे हमारे आयुर्वेदिक में क्या होता था, प्लांट से, ट्रीज से एक्सट्रैक्ट निकालते थे, ठीक है, उसमें तो प्लांट और ट्री में भी क्या होता है बेटा, जैसे आप देखो पिंपल्स वगैरह के इश्यूज रहते हैं, है ना, जब हमारे ब्लड में थोड़ी इम्प्योरिटी होती है और एक एज तक आपको पिंपल्स की, मुहासों की दिक्कत होती है, तो क्या होता है, वो नीम के पत्तों की जो आगे के निवोरीज वगैरह को बोलते हैं, आप उसको क्रश करो, है ना, और आप उसको, उसके जो भी है, बहुत कड़वा सा होता है खाने में, ठीक है नहीं, तो उसको आप यूज़ करो, तो क्या होता है, वो नीम के पत्तों के थ्रू, निवोरी के थ्रू क्या हुआ, कुछ केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी में गए और वो केमिकल सब्सटेंस क्या है, हमारे ब्लड को प्योर करने में काम आ रहे हैं, जिससे हमें ये इश्यू होते हैं, प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से ये नेचुरल एक थेरेपीज थी, तो पुराने ज़माने में यही नेचुरल चीज़ें थी कि डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ को दूर करने के लिए यही क्या था, ये आयुर्वेद है। क्लियर? और इसी चीज़ को क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये पता किया जी नीम के पत्तों में है क्या जो इस पिंपल्स के पे काम कर रहा है ना, ब्लड को प्योरीफाई करने में काम आ रहा है, जिसमें ये दिक्कत खत्म हो रही है। उसी केमिकल सब्सटेंस को इन लोगों ने क्या करा, साइंटिस्ट लोगों ने लैब में बनाया। तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस हुआ, ठीक है नहीं बेटा, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो कहने का मतलब दोनों केसेस में हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस को यूज़ तो कर रहे हैं अपनी बॉडी की डिजीज़ को क्योर करने में, ठीक है, और उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में, ठीक है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो यूज़ होता है बेटा इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, मेडिसिनल यूज़, ठीक है ना, मेडिसिनल यूज़, ये इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से देखो हमारे पास, हम खाने, हमारी बॉडी के लिए खाने के लिए क्या चाहिए, फूड, वो हमें चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, वो हमें केमिकल से मिल रही है ना, मेडिसिन तो हमें, बाकी छोटे मोटे जितने काम होते हैं बेटा आप खुद देखो, आप
जैसे मैं ये शर्ट पहने हूँ, तो शर्ट में भी क्या होता है, आप देखो कभी प्रेस पे आप देखना नायलॉन, रेनॉन, है ना, कॉटन, ये सब मटेरियल है, समझ में आया। तो ये कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। एक सबसे बड़ा यूज़ इसी में एक पॉलीमर का आता है, ठीक है ना। एक यूज़ क्या आता है हमारा बेटा, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का अगर मैं बोलूँ पॉलीमर्स क्या होते हैं इन जनरल, आप जिसे समझ पाओ आसानी से, वो हमारे क्या होते हैं जैसे प्लास्टिक ठीक है। अब आप देखो प्लास्टिक भी क्या होती है, कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उनको आपस में हीट करके हम बहुत लॉन्ग चेन कंपाउंड्स को बना लेते हैं, ठीक है बेटा। तो वो जो लॉन्ग चेन कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पॉलीमर्स। देखो पॉलीमर, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, है ना, मर यूनिट्स, मतलब बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ के एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाए, ये क्या कहलाते हैं, पॉलीमर्स। तो ये प्लास्टिक जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं, है ना, अलग अलग, है ना। अब आप देखो, आप अपने अपने सराउंडिंग में देखो बेटा, क्या क्या चीज़ें हैं जो प्लास्टिक पे बेस्ड है। आपके कार्ड, आपका एटीएम कार्ड, है ना, आपके पेन, आपकी चेयर टेबल, पॉलीथीन, आप इतने मटेरियल यूज़ करते हो, है ना, आप डिब्बों के फॉर्म में यूज़ करते हो, ठीक है नहीं, कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। हमारे चारों तरफ हमें प्लास्टिक बहुत दिखता है, हार्मफुल भी बहुत है, क्योंकि ये नॉर्मली डिकम्पोज भी नहीं होता, ठीक है नहीं बेटा। और जब ये डिकम्पोज नहीं होता तो इश्यूज़ भी आते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से भाई अब बहुत सारी चीज़ें, अब साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी बना रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब क्या, जो बेटा नेचुरल कंडीशंस में, जैसे अभी तक क्या है, आप प्लास्टिक या पॉलीथीन वगैरह को आप मिट्टी में आप उसको दबा भी दें, आप कई कई टाइम बाद भी देखेंगे, कई मतलब दिनों के बाद भी देखेंगे, महीनों के बाद भी देखेंगे, तो पॉलीथीन गलती नहीं है। जैसे कागज़ है, कागज़ मिट्टी में मिक्स हो जाए कुछ समय के बाद गल जाएगा, वो डिकम्पोज हो गया, लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती, ठीक है नहीं। तो कितना, और इसको अगर आप बर्न भी करते हो तो ये क्या होता है, ये वही जैसे पानी को हीट किया, वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड में थे वो फिर उनके दूर दूर हो गए, यहाँ भी यही होता है। आप प्लास्टिक को, पॉलीथीन को जब बर्न करते हैं तो उसकी, वो जिस चीज़ की बनी हुई थे वो कंपोनेंट्स वो दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन एयर में मिक्स हो जाते हैं, और वो एयर फिर हमारे अंदर जाती है, फिर हमें इश्यूज होते हैं, अस्थमा वगैरह की दिक्कत, एलर्जिकल प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ में नहीं। तो प्लास्टिक को कभी भी बर्न नहीं करना चाहिए, स्टोर करो एक तरफ उसको, है ना। तो ये जो स्टोरेज, ये क्या करते हैं, दोबारा इंडस्ट्रीज में जाती हैं, और दोबारा इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो ये वहाँ पे रिसाइकिल प्रोसेस होते हैं, दोबारा उसको मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करके क्या होता है, दोबारा कोई ना कोई उससे चीज़ें बना देंगे। लेकिन हमें इसको बर्न नहीं करना चाहिए, ठीक है ना बेटा। बर्न करोगे आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो, समझ में आया नहीं। बस आपने थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा किया, आप मोहल्लों में देखो, मैं तो कहूँगा कि आप लोगों को बेटा, किसी को भी देखते हो ये चीज़ें, भाई आपके घर में तो नहीं, मतलब घर में होंगे आप अड़ोस पड़ोस वगैरह चीज़ें, तो अगर कोई पॉलीथीन, कोई जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन होते हैं, दैट इज़ टू मच हार्मफुल। इसका जो सिंगल यूज़ समझ में है, पॉलीथीन जो होती है ना, छोटे छोटे प्लास्टिक के ग्लास जो होते हैं, पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं, लोग जनरली इन्हीं को बर्न करते हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियाँ जो टूट जाती हैं उनको बर्न थोड़ी करते हैं, उसको तो प्लास्टिक में बेच देता है, ठीक है नहीं। तो जो हमारी ये चीज़ें हैं बेटा, इसको आपको नहीं करना चाहिए, इसको इकट्ठा करो, इकट्ठा करके इसको आप अपने बाहर जो भी ये जो लेने वाले होते हैं, सीवेज, है ना, ट्रीटमेंट होते हैं, आप इसमें जाएं, इसे बर्न करने से बचाएं, क्योंकि ये एयर में मिक्स जब स्मोक बन जाएगा, है ना, तो वो आप नहीं, मतलब हम में से ही कोई एयर की फॉर्म में अंदर लेगा और हमें इश्यू होंगे, ठीक है ना बेटा। चलो जी, तो इस तरीके से बेटा आप देख रहे हो पॉलीमर के यूज़ होता है, मेडिसिनल यूज़ होता है, फूड मटेरियल, आप देखो आर्टिफिशियल फूड्स होते हैं। अब देखो आप जैसे पैकेट फूड है, आप रियल जूस लेके आते हो, क्लियर है पॉइंट। तो रियल जूस में क्या है, कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं, कुछ टेस्ट के लिए केमिकल मिलाए जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, ये केमिकल जो फूड मटेरियल है वो स्पॉइल होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप ये रेंसिडिटी वगैरह पढ़ के आए हैं बेटा 9th क्लास में, 9th में आता है रेंसिडिटी, है ना। तो वो क्या होता है, स्पॉइलनेस ऑफ द फूड। समय के साथ क्या होता है बेटा, फूड मटेरियल्स, है ना, कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो चेंज होने लगते हैं, ठीक है। और वो जब चेंज होने लगते हैं तो फूड की क्वालिटी बदल जाती है और फूड का टेस्ट भी बदल जाता है। तो फूड की क्वालिटी और टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस को ऐड करते हैं, और वो केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, फूड की क्वालिटी को और फूड के टेस्ट को कुछ समय तक मेंटेन रख पाते हैं। तो देखो वो क्या है, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव हम बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ करते हैं। हमने से रियल जूस की बोतल है, हमने 1-2 ग्लास पिया, बच गया, उसमें एयर घुस गई, तो जब एयर आ गई बेटा, वो एयर फूड मटेरियल से, जैसे आप देखते हो सेब है, आप सेब को काट के रख दो, ठीक है, आपने आधा खाया आधा नहीं खाया, थोड़े टाइम बाद वो रेड ब्राउन सा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि सेब के अंदर आयरन होता है और एयर उसके कांटेक्ट में ही आयरन का ऑक्साइड बनना चालू हो गया, वो ब्राउन सा जो बनता है क्या, थोड़ा येलोइश ब्राउनिश। तो ये सब चीज़ें फूड मटेरियल में, तो आने जब हमने आधा यूज़ करा आधा नहीं किया, एयर घुसी, एयर ने फूड मटेरियल को क्या किया, चेंज किया, तो बेटा उससे बचाने के लिए भी हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो हमारा कितना सारा यूज़ है केमिस्ट्री का। बाकी आप देख ही रहे हो साबुन, तो आप कोई भी चीज़ मुझे आप बताएं जो आप यूज़ करते हो वो मैटर ना हो, कोई भी एक सिंगल चीज़,
ठीक है नहीं, तो वो मैटर रहते हैं बेटा। क्लियर। इसके अलावा देखो अब हम तो जैसा आप देखते हो हैवी मेटल्स प्रोड्यूस, जैसे रॉकेट्स वगैरह होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, मिसाइल्स में क्या होता है, केमिकल्स ही होते हैं, है ना। अब हमारे जितने एक्सप्लोजन्स होते हैं, है ना, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं, ये सब क्या है, जैसे आप सुनते हो अमोनियम नाइट्रेट है ना, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया, उसमें बारूद जो था वो क्या था, है ना, केमिकल्स ही तो है। तो जब बेटा हमारे वर्ल्ड वार थे, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार पे, जैसे आपने देखा टी या अभी भी जनरली धरना प्रदर्शन होते हैं तो आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, टीयर गैस जिसको बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से वर्ल्ड वार के टाइम पे एक मस्टर्ड गैस बनाई गई थी, आपने सुना होगा, नाजियों ने, जर्मन्स ने जब बड़े बड़े चैम्बर्स बना के जो इसको जो मारा था, तो बड़े बड़े चैम्बर्स बनाए, उनमें आदमियों को भरा हुआ एक गैस मतलब पास कर दी, मस्टर्ड गैस, समझ में नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, फॉस्सिन थी। तो बहुत ज़्यादा जो पॉइजनस केमिकल्स थे जो वर्ल्ड वार के टाइम पे बनाए गए थे, वो सब भी क्या है, केमिकल्स। तो बेटा देखो यूजेस हैं ये तो, है ना। अब एटॉमिक बॉम्ब होता है, उसमें क्या चलता है ना, ये भी वहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन चलता है, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, है ना, एक एटॉमिक बॉम्ब में, एक आपका हाइड्रोजन बॉम्ब में, ठीक है ना बेटा। तो आप देखो ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल, ये तो डिपेंड करता है कि आप इसका यूज़ किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। आप इसका पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं कि आप इसका नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी इंपॉर्टेंस देखी इन सारी चीज़ों में। क्लियर है पॉइंट। तो ये बेटा देखो हमारे इसकी इंपॉर्टेंस और द स्कोप है। क्लियर। अब इसकी देखो हम थोड़ी ब्रांचेस की बात करते हैं, ठीक है। तो वैसे आप बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ के आए हैं, मैं भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ब्रांचेस में जो मेन ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना, तो मेन जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है बेटा, वैसे तो सेमी ब्रांच तो बहुत होती हैं, लेकिन जो मेन ब्रांच है ना ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, वो मेनली क्या आता है, देखो ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली चीज, है ना। उसके बाद हमारा क्या आएगा आपका इनऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक हमारे पास क्या आता है, फिजिकल केमिस्ट्री। एक होती है बेटा हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर पॉइंट। इसके अलावा जो मेन के बाद हम आते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जो मेडिसिन में एग्रोकेमिकल्स होते हैं ना, है ना, एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री। अब देखो ये ब्रांचेस बेस्ड हो गए इनके नाम, ठीक है ना, पॉलीमर केमिस्ट्री। मैं इन तीन मेन चीज़ों की लेके चलता हूँ, ठीक है, एनालिटिकल तक पे। तो देखो हमारे पास क्या चीज़ होती है हमारे सराउंडिंग में बेटा, जो आप जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए, कार्बन के बहुत, क्योंकि कार्बन में आपने बेटा 10th में पढ़ा है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। और कैटिनेशन मतलब लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके ब्रॉड बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, जो क्वांटिटी में बहुत सारे। तो कार्बन की स्टडी का एक स्पेसिफिक पोर्शन कर दिया गया, तो स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है आपकी बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन के कंपाउंड्स की, ठीक है। और अदर देन कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी हमारी किस में चली जाती है बेटा, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर। ये सब चीज़ें आप जो 9th-10th में अच्छे से पढ़ के हैं। मैं बता रहा हूँ पहली यूनिट का बेटा आपको आई थिंक 30 to 40% पार्ट, ठीक है, आपका वही है जो आप 9th-10th में पढ़ के आए हो। जो बच्चे 9th-10th में नहीं पढ़े हैं ढंग से या भूल गए, वो अब ध्यान दे लेना, क्योंकि ये वही सब चीज़ें, ये नहीं कि ये तो पढ़ा हुआ है तो तब तो पढ़ के आए आधा अधूरा भूल भी गए और अब ये सोच के छोड़ रहे हो कि ये तो 9th-10th का। अब तो फिलहाल 11th में है, जब 9th-10th में था तब था, तो अब 11th में, तो अब आगे भी काम में आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे इसलिए जो 9th-10th की चीज़ें भूल गए वो जरूर याद रखना इन चीज़ों को। क्लियर है पॉइंट। तो हमारे पास ऑर्गेनिक हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या था, देखो फिजिकल याद रखो, फिजिकल मतलब फिजिक, जो एक्सटर्नल चीज़ों को बताए, है ना, लंबाई चौड़ाई, ये चीज़ें फिजिक में आते हैं। वही सेम चीज़ हमारे पास कि हमने कितनी क्वांटिटी, जैसे मान लो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वर्क करना, तो मैंने कितने लीटर हाइड्रोजन ली, कितने लीटर ऑक्सीजन ली, दोनों ml में लिया, है ना, किस में लिया, मोल में लिया, ये क्वांटिटी मतलब। तो जो क्वांटिटी बेस्ड स्टडी है कि हम केमिकल कितनी चीज़ ली और उससे जो चीज़ बन के तैयार हुई वो कितनी हुई, कितने टेम्परेचर पे हुई, कितने प्रेशर पे हुई। तो ये जो क्वांटिटी बेस्ड स्टडी होती है केमिकल रिएक्शंस की बेटा, केमिकल चेंज की, है ना, तो ये जो बेटा क्वांटिटी बेस्ड स्टडी होती है बेटा, है ना, ये हमारी किस में आती है, फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। इज इट क्लियर।
और इसके बाद देखो अगली हमारे पास कौन सी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो एनालिटिकल क्या होता है, एनालिसिस करना। एनालिसिस किससे होती है, प्रैक्टिकल जब आप करते हो तो आप इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जैसे आप देखते हो लैब में यूज करते हैं, आप बीकर्स होते हैं, है ना, आपकी टेस्ट ट्यूब होती है, आपके मेजरिंग सिलेंडर होता है, आपको कितना लेना है ना, 10 ml 5 ml, क्लियर। तो इस तरीके से और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेटा, मशीन्स होती हैं जिनके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट, है ना, केमिकल रिएक्शंस को कराते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, ठीक है। तो इसको अगर मैं बोलूँ इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, है ना, मतलब इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री तो मुझे बोलना वो नहीं होगा, मतलब प्रॉपर लाइक chemistry, analytical chemistry is the branch of chemistry in which, है ना, we analyze the chemical reaction by the help of the different chemical apparatus, है ना, some of the machines also, ओके। जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे स्पेक्ट्रो मशीन होती है, पोलैरीमीटर होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए पोलैरीमीटर होता है ना, पोलैर किसी भी कंपाउंड की जो पोलैरिटी होती है, मतलब उसका कितना चार्ज है कितना नहीं है ना, ये सब चीज़ें पर। तो आगे आप कुछ मशीन के थ्रू भी बेटा एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो ये सब इसी एनालिटिकल में आता है। बायोकेमिस्ट्री मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल्स रिएक्शन चलती हैं, ठीक है, अंदर भी कुछ हमारे ना जो केमिकल्स हैं कुछ बाहर से लिए तो उन्होंने मिलकर नए केमिकल बनाए जो आपका डीएनए बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, प्रोटीन है, समझ में आ गया बेटा। तो ये सब चीज़ें किस में पढ़ते हैं हम, ऐसे प्लांट्स में चलती हैं बेटा, है ना। तो ये बायोकेमिस्ट्री हो गया। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या, हम डेली यूज़ में बेटा देखो जितने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आप देखते हो तो वो सब कहाँ इंडस्ट्रीज़ में ही बनते हैं, घर पे तो आप बनाते नहीं हो। तो ये चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में कैसे बनती हैं, क्योंकि देखो एक लैब में बनाना होता है, छोटे सा टेस्ट ट्यूब, छोटा सा बीकर होता है, लेकिन यही चीज़ जब बल्क में बनानी होती हैं तो बड़े बड़े बॉयलर्स, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है ना। तो इसका एक पूरा प्रोसेस बदल जाता है चीज़ों का, ठीक है। सिंपल वही केमिकल रिएक्शंस होती हैं लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो सब बदले, जिसकी वजह से तो आप डिफरेंट डिफरेंट जो कमर्शियल सब्सटेंस यूज करते हो उनका प्रोडक्शन जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, आपके इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कैसे होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप जानते हो मेडिसिन कैसे बनती है, किस मेडिसिन किस में काम आएगी, किस तरह की डिसीज में, किसको क्योर करने में, ये सब चीज़ें हमारे किस में आएंगे बेटा, आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। अब जैसे एग्रो केमिकल्स होते हैं तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यूज़ करते हो, है ना, आप कीट पतंगों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। जैसे इस टाइम ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत चल रहा है तो ऑर्गेनिक आपका वो बनती है, हम वो मतलब खाद बनाते हैं, ठीक है नहीं बेटा। तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मिला के ये सब काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं, एग्रो केमिस्ट्री में। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स बनाने में, है ना, जो यूज़ में आती है बेटा केमिस्ट्री की जो स्टडी, वो पॉलीमर केमिस्ट्री। ऐसी बेटा बहुत सारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा क्या, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो बेटा अब हमारे सराउंडिंग में इन्वायरमेंट तो आप जानते होता है क्या, सिस्टम और सराउंडिंग, अर्थ और अर्थ के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं बेटा ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। और अर्थ के अंदर, अर्थ की सरफेस पे, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं बेटा अर्थ के अंदर। अब देखो क्या हो रहा है, नीचे से हम क्रूड ऑयल को निकालते हैं, कोक को निकाल रहे हैं, है ना, कोल निकाल रहे हैं, नीचे से अर्थ खोखली होती जा रही है, ठीक है। और ऊपर क्या है, जब ये सब बर्न करते हैं तो CO2 की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना। और डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, AC से निकलती हैं, है ना, इन रेफ्रिजरेटर से, है ना, CFC वगैरह, ये सब क्या कर रहा है, आप सब पढ़ के आए हो क्या, कि वो हमारी जो ओजोन की लेयर है उसको, है ना, उसको डिप्लेशन में का मतलब उसको खराब कर रही है, जिसकी वजह से सन की हार्मफुल रेजेस बेटा हमारी अर्थ पे आ रही है, जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, देखो इन्वायरमेंट में अर्थ के अंदर, अर्थ की सरफेस मतलब अर्थ क्रस्ट, अर्थ सरफेस और अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर, ये सब से मिलके क्या बना, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस का एक रेशियो है, समझ में आया कि नहीं, और अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग जगह प्रेजेंट हैं तो उनमें चेंजेस आना, समझ में आया कि नहीं। तो ये भी क्या होता है, ये हमारे लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो भी रहा है और आगे और ज़्यादा होगा। तो ये सब स्टडी करना कि कहाँ पर क्या है और कहाँ किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें आपके किस में जाती हैं बेटा, आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जाता है। तो इस तरीके से देखो मैंने मेन है, बाकी बहुत ब्रॉड यूज़ है, आप इस टॉपिक को बुक से पढ़ना तो आपको और भी कई छोटी छोटी बातें पता चलेंगी। तो मैंने मेन इंपॉर्टेंस, स्कोप और ब्रांचेस के बारे में बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, वो हमारा रहेगा मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। और बेटा आप लोगों से कहूँगा ये अपनी 9th की बुक में थोड़ा पढ़ के आना, ये सब वही है कि मैटर का क्लासिफिकेशन पहले हम करते हैं वही आपके ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, देन हम करते हैं उनको कंपोजिशन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, उसमें वही प्योर इम्प्योर, फिर उसके प्योर को आया एलिमेंट इन कंपाउंड उधर मिक्सचर, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से देखिए अगली चीज़ हमारी वो स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू।